नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण पूरा हो चुका है। अब बारी है 7वें और आखिरी चरण की। 1 जून को 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। 57 सीटों पर 954 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आखिरी चरण के लिए प्रचार में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सुपर एक्टिव हो गए। बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर धारदार हमले कर रहे हैं। 7वें चरण को लेकर 5 दिन बाद चुनावी शोर थम जाएगा और 4 जून को तय होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हैट्रिक मारती है या विपक्षी गठबंधन उन्हें रोकने में कामयाब हो पाता है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। तो देखिए, कल छठे चरण के लिए वोट डाले गए। कुल 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। मतदान का अभी तक ओवरऑल जो परसेंटेज आया वो लगभग 62% के आसपास कल वोट पड़े हैं। और जिस तरीके से गर्मी को एक वजह माना जा रहा था कि गर्मी की वजह से मतदान कम हो रहा है, तो उसको कल एक तरीके से लोगों ने धता भी बताया, क्योंकि कल का वोटिंग ट्रेंड अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट 2019 की तरह का था। अब सवाल यही है कि 7वां चरण और उसके बाद जीत किसकी? क्या एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारेगी या INDIA अलायंस इस बार सत्ता में आएगा? चर्चा इसी पे करेंगे। देखिए, हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत आपका। शत्रुपा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शत्रुपा जी, बहुत स्वागत आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। जेबा खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। जेबा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। निरंजन जी, महिला शक्ति आज हमारे साथ दिख रही है। शुरुआत आपसे करेंगे। 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब अगर देखें तो ऑलमोस्ट 90% वोटिंग हो चुकी है। सिर्फ 10% सीटों पर अब वोटिंग होनी बाकी है। क्या देख रहे हैं अभी तक के वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए, अभी तक की परिस्थितियों को देखते हुए? 7वें चरण के बाद जीत किसकी? देखिए अभिषेक जी, अगर मैं ओवरऑल सारे के सारे चुनावों का विश्लेषण करूं और जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से 6 चरणों के जो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अगर इन सीटों का हम विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 का जो इसका प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उसका कारण आप कहेंगे तो उसका कारण भी मैं आपको बता सकता हूं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चुनावों से पहले, यानी कि सब आपको ये सिलसिला आपको पिछले 1-1.5 वर्ष से समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 1-1.5 वर्षों से अपना कार्यशैली, अपनी राजनीतिक संस्कृति को जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया है, जनता तक अब अपनी बातें पहुंचाने में ये कामयाब रहे। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, उससे पहले जिस तरीके से 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए, उनके अंदर 3 राज्यों के अंदर बंपर बहुमत लेकर के 3 राज्यों में सरकार बनाई। और ये एक मोमेंटम था जो कहीं ना कहीं चुनावों से पहले पूरी तरह आप ये समझ लीजिए विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि जैसे लड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन चुनावों के दौरान जब ये वोटिंग परसेंटेज गिरा तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए विपक्ष के अंदर सहसा एक ऊर्जा और एक जिसको कहते हैं जान आ गई। और उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट महसूस करने लगी। लेकिन दूसरे चरण के बाद में भी मतदान प्रतिशत कम ही रहा है। ऑलमोस्ट
पिछले 2019 के चुनावों से के मुकाबले मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन 2014 के चुनावों का अगर हम देखें तो लगभग 2014 के चुनावों के मतदान प्रतिशत के करीब करीब वो आ गया, 1-8% ऊपर नीचे। तो इस चीज को लेकर के अगर हम बात करें 2019 के आंकड़ों को देखें तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी अभिषेक जी की जो मतदान प्रतिशत गिरा है, तो इसके अंदर मैं ये चीज देख रहा हूं कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 के अंदर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख के मार्जिन से चुनाव जीत करके आई थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है मार्जिन की कमी रह जाए। यानी और कि जिन सीटों को 50,000 से, जिन सीटों को 20,000 से जीत के आई थी, फिर उनमें क्या स्थिति होगी? हाँ, उनके अंदर मैं बता रहा हूं, ऐसी मैं लगभग समझ लीजिए मैं 30 से 35 सीटों का मैं आकलन कर रहा हूं, जिनके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं फिसली भी तो 30 से 35 सीटें ऐसी हैं कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की फिसलने की संभावना है। तो उससे ज्यादा मैं देख रहा हूं जिस तरीके से आंध्रा के अंदर इस बार जगन मोहन रेड्डी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और टीडीपी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वहां मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 8 सीटों पे आंध्रा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 सीटें आंध्रा में बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 सीटें तेलंगाना में बढ़ा सकते हैं। पिछली बारी 4 लेके आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा जिस तरीके से यानी आपको लगता है कि जो हिंदी पट्टी से अगर नुकसान होता है तो उसकी व्यवस्था बीजेपी ने, चाहे तटीय राज्य हो या फिर दक्षिण भारत से व्यवस्था की है बीजेपी ने, वो सफलता मिलती दिख रही है? भी जोड़ दीजिए इसमें, पश्चिम बंगाल को भी जोड़ दीजिए। ठीक है शत्रुपा जी, अगर जिस तरीके से निरंजन जी कह रहे हैं, अगर ये स्थिति रहती है फिर भी आपने जो 400 पार का नारा दिया है वहां पहुंचते नहीं दिख रही हैं। अभिषेक, पहले तो निरंजन जी का कुछ बात मुझे सुनाई नहीं दे, एकदम पूरा मुझे लगा कि म्यूट है, एकदम कुछ भी नहीं सुनाई दे। जी उनका यही आकलन है कि आप 2019 वाला परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दोहराते हुए दिख रही हैं, जिसमें अगर 30-35 सीटों का नुकसान हिंदी पट्टी राज्यों में जहां आप टॉप पे हैं, अगर नुकसान भी होता है तो दक्षिण से या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से आप उसे फुलफिल करेंगी, यानी 2019 के आसपास ही रह रही हैं। तो 400 के नारे तक तो आप नहीं पहुंच रही हैं। निरंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 2 पॉजिटिव पॉइंट कहा है कि हम अगर नॉर्थ इंडिया में उनको ऐसा लग रहा है कि कम हो भी गया तो जहाँ पे हमें नहीं मिलता है, ऐसा ट्रेंड रहा है साउथ इंडिया और वेस्ट बंगाल से, वहाँ हम कवर अप करेंगे, ऐसा निरंजन जी का कहना है। लेकिन हमारा जो खबर है, हमारा जो फीलिंग ऑफ द पल्स ऑफ द पीपल जो है, हमारा नेता लोग जो पूरा देश भर में प्रवास कर रहे हैं, वहाँ का जो लोकल फील है, हमें बताया गया है, माननीय होम मिनिस्टर ने एकदम ओपन मीटिंग में कहा है कि 5th फेज तक हमारा ऑलरेडी 310 क्रॉस कर गया है। तो ऐसा तो हमारा सरकार आ रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो हैट्रिक जैसे आपने शुरू किया था, हैट्रिक तो हो ही रहा है, और बाकी रहा और 2 चरण, मैंने 6th फेज अभी हाल ही में हुआ है, अच्छा हुआ है, और 7th फेज बाकी है। तो ये पूरा तैयार है। 400 होगा कि नहीं होगा वो अभी तक मैंने ऐसा हमें नहीं लगता है कि नहीं होगा, 400 पार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और आ रहा है दिल्ली में तो हम ही आ रहा है, आ रहे हैं। ठीक है ज़ेबा जी, 400 तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन दिल्ली में तो हम ही आ रहे हैं, ये शत्रुपा जी कह रही हैं। छठे चरण के बाद कांग्रेस खुद को कहां पा रही है और INDIA अलायंस को कहां पा रही है? देखिए, शत्रुपा पार्टी की होने के कारण वो तो बोलेंगी ही कि हम आ रहे हैं, लेकिन असलियत जो है वो प्रधानमंत्री के शब्दों से झलक रहा है कि प्रधानमंत्री जी इतने निराश हो गए हैं कि पद की गरिमा तक भूल गए। रोज एक नए एजेंडे को लेकर आ रहे हैं और रोज एक नए झूठ को परोसा जा रहा है देश के चैनल के माध्यम से, और लगातार इस तरह इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। आज इस बार जो चुनाव है वो नेता नहीं, देश की जनता लड़ रही है, और महंगाई के लिए में वोट कर रही है, बेरोजगारी के लिए वोट कर रहे हैं, और मोदी सरकार किसान की हालत खराब हुई है, इस बात को देखते हुए किसान कर रहे हैं, श्रमिक और मजदूर
कोरोना काल में किस तरह सड़कों पर उन्हें छोड़ दिया गया था मरने के लिए, इसलिए श्रमिक वोट कर रहे हैं। और इस बार देश की जनता इन्हें और इनके झूठ और जुमले वाली सरकार उठाकर फेंक देने का संकल्प कर चुकी है। और 4 जून को सेवा जी, वो संकल्प तो है और उसमें 90% अगर हम देखें तो सिर्फ 57 सीटों पे अब वोट होना बाकी है। तो उसके बाद जो अभी की स्थिति है, कांग्रेस का अपना तो आकलन होगा, कांग्रेस खुद को कहां पा रही है? हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार हो रही है और आप देखिए ना, मतलब कि ये इतना इंडिया गठबंधन है कि पूरे भाजपा और नरेंद्र मोदी की क्या गठबंधन नहीं बोलते हैं कि क्या है, मतलब प्रधानमंत्री की गरिमा तो रखिए। आप एनडीए बोलते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन वो इतना ठीक है। लगता है। पूजा जी, अब आपसे कमेंट चाहेंगे कि खुद को कहां पा रही हैं, यानी समाजवाद। शत्रुपा जी एक साथ रिप्लाई कर लीजिएगा, पूजा जी के भी हमले आप ही पे आएंगे, एक साथ रिप्लाई कर लीजिएगा। पूजा जी, मुस्कुराहट बता रही है कि लग रहा है समाजवादी पार्टी अच्छा कर रही है। क्या लग रहा है, छठे फेज के बाद खुद को कहां पा रही हैं, यानी सपा को उत्तर प्रदेश में और इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में कहां पा रही हैं? इंडिया अलायंस को जो है नंबर 1 पर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के देश में भी। और समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो पार्टी जो है नंबर 1 पर, ये हम सरकार बनाने को अभिषेक जी आपने कहा कि हम जो है उन पे अटैक करेंगे, हम अटैक नहीं करते, हम फैक्ट की बात करते हैं। अब उनको ये लगता है कि उन पे जो है आक्रमण किया जा रहा है, तो अलग बात है। जो चुनाव चल रहा है ना, जो मुद्दों का चुनाव चल रहा है, वो मुद्दों पर वोट पड़ रहा है। अभी कल हमारे यहाँ पे जो है वोटिंग रही है छठे फेज की, तो हम लोगों ने और ग्राउंड देखा। जो चीजें होती है ना, साइलेंट रहते हैं, हमें घबराहट हो रही थी, हो सकता है कि जो साइलेंट है वो मुद्दे पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पर मैं अभिषेक जी से गारंटी ले सकती हूँ कि जो लोग साइलेंट भी रहे ना, उन्होंने भी मुद्दों पे आकर के और इंडिया अलायंस को वोट किया हुआ है। जिनको आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि ये आपके साथ में आएंगे, वो भी हमारे साथ में खड़े हैं और वो चाहते हैं कि परिवर्तन आए। अब जो है ऐसे जुमलेबाजी ना सुनना पड़े उनको, कि उनको धोखा दिया जाए। तो सारे के सारे जो किसी के कोर वोटर्स कहे जाते थे या इस पार्टी के कोर वोटर्स हैं, तो उनको पता है कि बदलाव कौन ला सकता है, तो वो लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और अपना वोट कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए वो इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं कि अभी जो स्थिति है इंडिया अलायंस की, वही बदलाव ला सकती है देश में। इसलिए इंडिया अलायंस, हम जिस तरीके से वोटिंग प्रेजेंस बढ़ते जा रही है, जो वोटिंग हो रही है, जो हम लोग बिल्कुल बहुत करीब से देख रहे हैं, तो हमें रियलाइजेशन और अच्छा होता चला जा रहा है कि नहीं, हम मजबूती के साथ नहीं, तो ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, खास करके यूपी में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, हमने तो ये देखा कि पहले चरण दूसरे चरण के आसपास 6% तक वोट कम हुए, तो उसने चिंताएं तो बढ़ाई थी समाजवादी पार्टी की भी। देखिए, देश हित के लिए हम कार्य करते हैं, संविधान के लिए कार्य करते हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज घटता है तो वो देश हित में नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जो वो हमें ही वोट करेंगे या किसी को वोट करेंगे, पर देश हित के लिए बहुत जरूरी है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़िया रहे, ताकि अगर विपक्ष मिले तो भी अच्छा मिले। लोकतंत्र के लिए बहुत खूबसूरती होती है, अगर पक्ष मिले वो भी स्ट्रांग मिले। तो वोटिंग परसेंटेज इसलिए हमें चिंता होती है क्योंकि वो देश हित में नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अपने हित की बात करें, देश हित के लिए जरूरी है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और इंडिया अलायंस मजबूती के साथ में लड़ रही है। जितने भी मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जो जनता है वो खासकर अब जो वोट करने जा रही है, जितने फेज में वोटिंग रही हो, सारी की सारी जनता इस मुद्दे पे जा रही है कि रोजगार मिले। अब क्या रोजगार को कहते हैं सरकारी नौकरी, किसी तरीके से जो रोजगार मिले, पर रोजगार मिले। फिर से शत्रुपा जी। अच्छा, पूजा जी का भी बात मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन जितना भी सुना है मैं दोनों का जवाब देती हूँ, फिर मैं अपना बात कहती हूँ। जेबा जी आज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हर रोज नए नए मुद्दे लेके आते हैं, नए नए उनका टॉकिंग पॉइंट्स है। तो कल मैं अभिषेक आपके साथ थी एक शो पे, और के शर्मा जी बोल रहे थे कि वो एकदम बोर हो गए हैं कि प्रधानमंत्री जी रोज ही एक बात दोहराते हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि एक तो अलायंस में मिलजुल नहीं है, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता में भी कोई पार्टी लाइन है कि नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो देश का, जनता का एकदम मन में उतर रहा है, वो साफ है। क्योंकि मैंने जो कहा था कि 3-10 5th फेज तक हो ही गया है, 6th फेज का अभी हमारा शायद मैंने हम तक आया नहीं, वो क्या हम एनालिसिस कैसे किया है।
लेकिन हो जाएगा। मैंने अभी तो लग रहा है कि 400 भी पहुंच सकते हैं। ये 7 कॉन्फिडेंस फेज का कैसे नहीं पता शत्रुपा है। जी, ये कॉन्फिडेंस कैसे? अब मैं आती हूँ पूजा जी का, ये एक साथ मैं हाँ उत्तर ठीक है। दूंगी। पूजा जी जो बोल रहे हैं, जो देश भर में कंसर्न है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, हाँ हमें ऐसा लग रहा है कि देखिए, एक सेफोलॉजी का एक ट्रेंड है। वैसे मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ नहीं, लेकिन सेफोलॉजी का एक ट्रेंड बताता है कि अगर सरकार बदलना है तो मतदान ज्यादा होता है। आप अगर देखेंगे, निरंजन जी भी शायद एक ही बात कहेंगे कि जहां जहां हमारा सरकार है राज्य में, वो शायद वहीं पे वोटिंग परसेंटेज जितना है उतना ही हुआ है। कुछ ज्यादातर इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन आप साउथ इंडिया में देखिए, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, कल का 87% एक लोकसभा में हमारा आया है, वो मीन निकाल के आया है कि 78%। लेकिन ये कहता है कि जो जो भी वोट दे रहा है, पूरा का पूरा हमारे तरफ आ रहा है, मोदी जी के फेवर में जा रहा है। और बाकी जो पूजा जी हंस रहे हैं, जिमा जी हंस रहे हैं, हंस ले। 4 तारीख तक समय है, आप हंस लीजिए, लेकिन उसके बाद हंसना भी नहीं होगा, काउंटिंग भी कम हो जाएगा और आपको गैलरी सीट्स मिलने वाला है, तो ठीक है, चलेगा। लेकिन ऐसा है कि अभी अभी ये प्रश्न होता है कि हम ऐसा कॉन्फिडेंट क्यों है। हाँ देखिए, हमारा ऐसा रियलिस्टिक अगर असेसमेंट अगर हम करें, तो ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग भारत में मोदी जी के चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई चाहता होगा। तो जो लोग चाहता नहीं है, वो लोग घर से निकल ही नहीं रहा है। वो देगा तो वोट देगा किसको? मोदी जी के अलावा ठीक। है कोई नहीं, बीजेपी के अलावा पार्टी ही नहीं है। वो जो ठीक अलायंस, है। इंडिया अलायंस जो खड़ा किया है, उसमें आपस में मिलजुल नहीं है। कौन है अंदर है, बाहर से सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन किस किस स्टेट में क्या क्या है, वो तो जनता, हम कंफ्यूज है। तो ठीक है जनता, आम जनता तो और भी कंफ्यूज होगा, तो किसको निरंजन वोट जी, देगा? क्या वो ये निकल नहीं एक रहा बड़ी है बस। हकीकत रही कि अगर जो शुरुआत हुई थी INDIA अलायंस की, जिसकी नींव नीतीश कुमार बिहार के CM ने रखी, अगर उसी तरीके से इंडिया अलायंस आगे बढ़ता, तब शायद आपको लगता कि चुनौतियां ज्यादा होती बीजेपी के लिए और NDA के लिए? निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, जो आप कह रहे हैं, पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल ये जुलाई 2023 के अंदर शायद इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप बनना स्टार्ट हो गया था। जून उसके में बाद में आप पटना में देख जून रहे में होंगे बैठक हुई थी। जी। पटना में जून में बैठक हुई थी, संभवतः 23 जून को। हाँ हाँ, पटना में जून पटना में में। बैठक हुई थी, उसके बाद में जुलाई के अंदर ये प्रारूप ले चुका था ये। तो देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से उस टाइम इंडिया गठबंधन का जो एक स्वरूप बन रहा था, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से, जिस माहौल में और जिस सोच के साथ ये बनाया जा रहा था, लेकिन वास्तव में ये हुआ कि आपने देखा होगा कि जब 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक, कुछ राजनीतिक पंडित, या यूं कहें कुछ बड़े यूट्यूबर, पत्रकार, जिनकी कांग्रेस के, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जिनकी प्रामाणिकता ज्यादा है, कांग्रेस वाले उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उन लोगों ने शायद ये चीज समझा दी होगी कि आप 5 राज्यों के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, यानी कि राजस्थान की सरकार आप रिपीट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार आपकी रिपीट हो ही रही है, और मध्य प्रदेश के अंदर भी सरकार बदलने जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने उस टाइम जो विधानसभा चुनाव थे 5 राज्यों के, उन चुनावों के चक्कर में इस इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं महत्व नहीं दिया, और 4 महीने एक तरह की आप इसको डब्बे में पैक नहीं। और उसके बाद में तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव परिणाम जब हमारे ज्यादा फेवर में आएंगे, तो सारी की सारी पार्टियों के साथ हम बार्गेनिंग पावर हमारी तगड़ी हो जाएगी, हम बाकी पार्टियां हमारे साथ जुड़ने के, यानी कहने का मतलब हमारा सिक्का ऊपर रहेगा, बाकी का सिक्का नीचे रहेगा। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच थी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 3 दिसंबर को जब इनकी उम्मीदों पर तुषारपात हुआ, कहीं ना कहीं कांग्रेस, आप ये समझिए, अर्श से फर्श पे आ गई। तो जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल थे, चाहे उसके अंदर ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे महाराष्ट्र वाले हो, चाहे और कई राज्यों के अंदर तो आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी और RLD, और छोड़ के ही चले गए, तो लोग बचे भी, तो भी कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को शरणागत करते हुए दिखाई दिया। इन सब के बाद भी निरंजन जी, इन सब के बाद, इन सब परिस्थितियों के बाद भी आज देखिए TMC बंगाल में साथ नहीं है, यूपी में एक सीट पे साथ लड़ रही है, इंडिया अलायंस का वहां कैंडिडेट कहलाता है।
इसके बाद आप चले आइए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ है, लेकिन आप अगर चले जाते हैं पंजाब में तो दोनों अलग अलग हैं। तो ये चीज भी तो जनता को कंफ्यूज ही करेगी। इसमें अभिषेक जी आप एक चीज और देखेंगे कि आप जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन तो है, लेकिन की कहानी वो है कि दोस्ती खर्चा अपना अपना, यानी कि गठबंधन इस स्तर के ऊपर है कि आज के और ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो मेरा सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है वो मेरा आज दोस्त है। इस स्थिति के अंदर ऐसी स्थिति होगी कि आपने देखा होगा भी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक सवाल उठाया जिसका बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, और सवाल क्या था कि एक ही समय में 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए। एक मुख्यमंत्री जो अपर कास्ट से आता है उसको जमानत मिल गई, और जो आदिवासी समाज से आता है वो उसको जमानत नहीं मिली। यानी कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, आप समझिए, अरविंद केजरीवाल जी की जमानत के ऊपर भी सवाल उठा दिया। और एक चीज और है महत्वपूर्ण, आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर एक भी सभा के अंदर किसी भी मंच के ऊपर राहुल जी और केजरीवाल जी का कोई साझा कार्यक्रम आपने नहीं देखा होगा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब जाते हैं तो चाहे रोड शो हो, चाहे रैली हो, चाहे किसी भी मंच के ऊपर अखिलेश जी और राहुल जी, 2 युवाओं की जोड़ी आपको अर्थ दिखाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो इनका गठबंधन है, यहाँ दल तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले। और ये कल चुनावों के समय भी जब हम दिल्ली में राहुल गांधी की रैली थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल साथ दिखेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसका जवाब ज़ेबा जी आपसे लेना चाहेंगे कि क्या वाकई में अगर हम देखें और बेहतर तरीके से इस गठबंधन को इंटैक्ट किया जाता, ममता बनर्जी को भी स्ट्रांगली साथ में लाया जाता, आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में भी आप लोगों ने गठबंधन कर लिया होता, तो क्या आपको नहीं लगता है कि शायद परिस्थितियां और बेहतर हो सकती थी आपके लिए? आप जब ये कह रहे हैं कि बीजेपी 200 के आसपास आकर के रुक रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस तरीके से अगर कहते हैं, तो क्या अगर और बेहतर तरीके से होते तब तो बीजेपी को आप 100 पे ले आते? निरंजन जी को बोल रहे थे कि आपस में मिल गए, ठीक है, जो आपस जो एक पैरेलल चलते थे। तो मैं बोलना चाहूंगी कि नितीश के बारे में भी तो भारतीय जनता पार्टी कसमें खाती थी, जब उनसे नहीं मिलेंगे कसम खाते थे। तो क्या बिहार की नहीं होगी क्या कि लगातार कभी छोड़कर जाते हैं, कभी छोड़कर आते हैं, कभी भाजपा कसम खाती है, कभी नीतीश जी कसम खाते हैं कि अब हम नहीं मिलेंगे और फिर मिलकर चल रहे हैं। तो देश की जनता कंफ्यूज नहीं है क्या? और भारतीय जनता पार्टी में अंदर में एक मिनट इसमें एक चीज सभी कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है, इतना सही चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी डर कर इंडिया गठबंधन भी नहीं बोलते हैं, इतना ज्यादा डरते हैं। और जहां तक प्रॉब्लम की बात है तो क्या भाजपा में प्रॉब्लम नहीं चल रहे हैं अंदर में? अमेठी में नहीं चल रहा है? अमेठी का ज़ेबा जी वही तो कह रहे हैं, अगर भाजपा के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है उसका फायदा आप लोगों ने उठाया क्यों नहीं? स्मृति ईरानी का सपोर्ट नहीं किया, जो लीडर सबसे पुराना लीडर है, जो सबसे मजबूत लीडर है, वो स्मृति ईरानी के अगेंस्ट चल रहे हैं। वो ज़ेबा जी इसका फायदा आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? हम यही पूछ रहे हैं, इसका फायदा क्यों नहीं? क्योंकि हाँ 4 तारीख का इंतजार है। क्योंकि आप देखिए, आपने नीतीश कुमार की बात कही, नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मंच साझा कर रहे हैं। अब अगर साथ है तो वो मंच बिहार में चुनावी रैलियों में साथ है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। बिल्कुल है, जरूरी नहीं है कि हम मंच साझा करें तभी दिखे। दिल्ली है कितनी बड़ी, दिल्ली है कितनी बड़ी। और मैं ये बोल बिहार से तो बड़ी नहीं है दिल्ली। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों अपने अपना कैंपेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं। और आप ये बताइए ना, लगातार तो आप देख रहे हैं कि हर स्टेट में जब से इनके गठबंधन बना, भारतीय जनता पार्टी कैसे सभी लीडर्स के पीछे पड़ गई, पूरे ईडी सीबीआई और सरकारी तंत्र के साथ आता हूं निरंजन जी, किया है। नहीं सुनिए पहले अभिषेक जी। हाँ बोलिए। सरकारी तंत्र के साथ कितना है, आप झारखंड देख लीजिए, देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, और लगातार नीतीश जी पर भी कार्रवाई की गई है। अंदर खाने से बहुत परेशान किया गया है, टॉर्चर किया गया है, और हर लीडर्स पर दबाव बनाकर एनडीए में शामिल करवाया गया है। या तो 2 रास्ते थे, या तो एनडीए में शामिल होइए या जेल जाइए। तो जो मजबूत इरादे का था वो रह गया। हेमंत सोरेन जी जेल जाना पसंद किए, पर इंडिया गठबंधन से हटना नहीं।
केजरीवाल जी जेल को पसंद किए पर इंडिया गठबंधन को छोड़ना नहीं, और बाकी जो जो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जेल स्वीकार नहीं किया, वो एनडीए में चला गया। ये देश की जनता देख रही है कि आप पॉलिटिक्स का जो भी मोरल है कितना गिरा चुके हैं, कि चुनाव को कैसे लड़ रहे हैं। देश का गृह मंत्री 16 कैंडिडेट्स को गन पॉइंट पर नॉमिनेशन को कैंसिल करवा देता है और चुनाव से बैठा देता है। ये इनकी हकीकत है और ये इनकी मजबूती है। अगर जो मजबूत है 16 क्या 100 आइए लड़िए, हम जीतेंगे। लेकिन शत्रुपा ये जी, इनकी असलियत है, ये इनकी देश की ईडी और सीबीआई के अगर आप जीत अभिषेक जी, हाँ। अभिषेक जी मुझे बोलने दीजिए उसके बाद है। और देश की जनता देख रही है, युवा महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, अग्निवीर योजना आते हैं और हर जगह देश में विरोध होता है। जो युवाओं को नौकरी मिलती थी सालों साल, वो आप मजाक कर रहे हैं। देश के सेफ्टी के साथ भी मजाक कर रहे हैं, सुरक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं, और महिलाएं महंगाई से परेशान है। आज तक का ये जो आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा जो घरेलू बचत है वो इस सरकार ने कम कर दी है। घरेलू बचत, मैं तो हर जगह इलेक्शन में जा रही हूँ, फील्ड में जा रही हूँ, जगह जगह महिलाएं बोल रही हैं कि जो पैसे आ रहे हैं घर चलाना मुश्किल है, बचत तो बहुत दूर है। और एक बात और मैं बोलूंगी, ये देश पता है कि ये चुनाव खत्म होते महंगाई की मार फिर पड़ने वाली है, और भाजपा सरकार को अगर हम चुनते हैं तो ये इलेक्शन का पैसा जो खर्च हुआ है वो जनता से ही वसूल करेगी। ठीक है, महंगाई ये सारे सवालों के जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शत्रुपा जी से इसका जवाब भी लेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 6 चरणों के बाद पार्टियां खुद को कहां पा रही हैं और 7वें चरण के बाद आखिर पार्टियों को क्या उम्मीदें हैं। ज़ेबा जी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं शत्रुपा जी, जिसमें ईडी सीबीआई जिसकी चर्चा अक्सर होते रही है। महंगाई पर आप बात नहीं करती, बेरोजगारी पर आप बात नहीं करती। अभिषेक जी, यही एक मुद्दा लेके ये इंडिया अलायंस बैठ गया है कि उनके पीछे ईडी और सीबीआई पड़े हैं। अभी हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री और भी बड़ा लिस्ट, लंबा लिस्ट निकालता है। उनके खिलाफ 3 राज्यपाल है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके खिलाफ हाई कोर्ट है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट है, उनके खिलाफ और बहुत सारे कुछ एनआईए है, एनएसजी है। तो इसी तरह है, इंडिया अलायंस ऐसे भी है। आप सोचिए, जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 एमपी भेजे सर्वे करने के लिए कि क्या होता है जेल में, कैसा जेल है, जब उन लोगों को भेजा जाएगा कैसा अकोमोडेशन मिलेगा, ये सब सर्वे करने को भेज दिया। तो अभी यही एक मुद्दा इंडिया अलायंस का है कि बाकी देश को छोड़ो, हमको सीबीआई और ईडी से बचाओ, और जनता बचाएगा, जनता उनको वोट देगा तो फिर पूरा का पूरा ईडी और सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो सब कैंसिल हो जाएगा। बाकी और कोई मुद्दा है ही नहीं इंडिया अलायंस का। तो अगर सोचिए, मैं जो कह रही थी पिछले बार कि कुछ जनता हो सकता है, कुछ परसेंटेज ऑफ इंडियन पब्लिक होगा जो शायद मोदी जी से उतना खुश नहीं है, लेकिन खुश ना होने से किसको देगा, और कोई है क्या? और एक तो मतलब आप लोग मानते हैं शत्रुपा जी, आप लोग मानती हैं कि अगर ऑप्शन होता तो फिर आपके लिए मुश्किलें थी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने बोला कि एक डेमोक्रेसी में हम तो डिक्टेटोरियलशिप नहीं चला रहे हैं। नहीं, ऐसा आप कभी भी कोई भी राज्य में आप नहीं देखे होंगे कि हमने प्रेसिडेंट रूल खड़ा किया है, कि हम कोई सरकार को हटाया है। तो हम डेमोक्रेसी चलाते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि मोदी जी अभी इंटरनेशनली एक टीना फैक्टर जो है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये मोदी जी एंजॉय करते हैं। अभी ये हमारे फेवर में जाता है नेचुरली। हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी है, हमारा नेता जो है उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली वी विल एनकैश ऑन दिस। और बाकी रहा हमारा जो नीति है, मैंने हमारा जो आइडियोलॉजी है, वो भी देश का जनता 10 साल से देखा है। हम सरकार चला रहे हैं, वो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे आगे क्या होता है देखो।
और हमारा जो नियत है, हमारा माने हम वादा करके वादा पूरा करते हैं। जैसे सोचिए राम मंदिर, जैसे सोचिए आर्टिकल 370, जैसे सोचिए मुसलमान बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का एबोलिशन, ऐसा बहुत कुछ हमारा मैनिफेस्टो में जो लिखा होता है हम वो पूरा करते हैं। ठीक है। ये भी जनता को मालूम है, तो जनता हम ही को वोट दे रहा है और जो नहीं निकल रहा है ठीक है। उनके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए बेचारा निरंजन गर्मी में जी- निकल के लाइन दे के क्यों खड़े होके किसको वोट देगा? ठीक हमें है। ही तो वोट देना है। निरंजन जी, क्या ये वाकई स्थिति है कि विकल्प नहीं है? निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विकल्प है उसके अनुपात में लोग नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए तमाम बातें हो रही हैं, कहने को किसी को कोई मेरी बात बुरी भी लगती है, लेकिन जैसे अभी मंच साझा करने की बात हो रही थी राहुल जी की और केजरीवाल जी की, तो ये जिस तरीके से कह रहे मंच साझा करें नहीं करें, अरे भाई जो आपके बयान होते हैं, आपकी जो चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है राजनीति के अंदर। अभिषेक जी, सारी चीजें मुंह से नहीं कही जाती, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं जो वो एक मैसेजिंग होती है। आपने देखा होगा कि जिस रामलीला मैदान के अंदर आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली होती है और पूरी इंडिया गठबंधन उसके अंदर शामिल होता है और वहां अरविंद केजरीवाल की सेंटर में एक फोटो लगाई जाती है, लेकिन बीच रैली यानी कि रैली से ठीक पहले उस फोटो को हटवा दिया जाता है। इससे क्या मैसेज गया जनता की? इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बोला कि राहुल ने जिस तरीके से कहा कि भाई एक बार में गिरफ्तार हुए, एक मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई और एक मुख्यमंत्री आज भी जेल में, तो कहने का तात्पर्य इसका क्या मैसेज निकालेंगे? और नई बात जो तरीके की जा रही है, मुझे एक चीज बताइए, 4 महीने पहले या दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 3 दिसंबर अभी 4 महीने पहले जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुआ है, क्या जो राजस्थान की 6 करोड़ जनता ने वोट दिए तो वो भारतीय जनता नहीं होती? जो छत्तीसगढ़ की जो 2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिए वो क्या वो भारतीय जनता नहीं है? जो मध्य प्रदेश के अंदर जो 8 करोड़ लोगों ने वोट दिए क्या वो भारतीय जनता नहीं है? बहुत सारी चीजें। आप कहने का निरंजन जी एक तात्पर्य देखेंगे, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछा जाता है कि आप कांग्रेस को क्या ईमानदार पार्टी मानते हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ये चीजें तो नेशनल लेवल पे चीजें आ रही हैं। अब पहले जैसी स्थिति है नहीं, सोशल मीडिया पे चीजें आज बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जा रही हैं। तो वो मैसेजिंग जो है, वो मैसेजिंग जनता तक क्या ये अलायंस नहीं दे पाया उस तरीके से? निश्चित रूप से देखिए, इसके अलावा कल आपने देखा होगा करणजीत सिंह चन्नी ने किस तरीके से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की वहां पे छिलके उतारे। अगर मान लीजिए उन चीजों के ऊपर ऐसी चीजें होती है जनता के अंदर। और एक चीज और बताऊं अभिषेक जी, हम लोग यहाँ पे जो टीवी के ऊपर बोलते हैं, चाहे आप एंकर बोलते हैं, चाहे प्रवक्ता बोलते हैं, चाहे एनालिस्ट बोलते हैं, पैनलिस्ट बोलते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं जनता उसको शब्द सहित इनको स्वीकार कर लेगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो आदमी फील्ड में जाता है, जैसे मैं फील्ड में जाता हूँ और जनता के बीच में जब जाकर के मैं बैठता हूँ और जब वहां पे भाषण नहीं देता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, आप ये चीज समझिएगा, अगर आप वहां जाकर के भाषण देना चालू करेंगे जनता चुपचाप आपको सुन लेगी, आपको लगेगा कि जो मैंने बोला वो इनको समझ में आ गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप के मन की कहलवाएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि गांव देहात के अंदर एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जो आज तक आपको लगेगा कि शायद हो सकता है विद्यालय गया हो या नहीं गया हो, लेकिन वो भी राजनीति की इतनी बारीकी और इतनी पैनी जानकारी रखता है और इतना सटीक विश्लेषण करता है कि आप और हम सोच नहीं सकते कि भाई हम लोग जो जिस ये फील्ड में सच्चाई हैं, हम हाँ, और एक और सवाल मेरा आपसे निरंजन जी ये रहेगा कि क्या एक चेहरा वो भी इंडिया अलायंस नहीं दे पाया, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि मोदी के सामने कौन होगा चेहरा? तो पीएम फेस को लेकर के भी स्थिति क्लियर नहीं है इंडिया अलायंस में। ये भी क्या मुश्किलें पैदा कर रहा है इंडिया अलायंस का? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी हाँ, निश्चित रूप से आपने इसके अलावा भी आपने एक चीज और देखी होगी। अभी एक पत्रकार ने राहुल जी से जब वो हेलीकॉप्टर के सवार हो रहे थे तो उस पत्रकार ने पूछा कि आपने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है कि क्या आपकी सरकार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ये क्या मैनिफेस्टो एज इट इज लागू कर देंगे, और लागू कर देंगे तो कब से लागू कर देंगे?
राहुल जी ने कहा कि पहले सरकार बन जाने दीजिए, उसके बाद में हम जब हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन बैठ करके और हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, यानी कि सबको मिलाकर के एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को इंडिया गठबंधन लागू करेगा। उनको पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, कहते वो इंडिया गठबंधन तय करेगा। आप मुझे एक बात बताइए अभिषेक, जनता इस चीज को समझती नहीं है कि जब आप गठबंधन बनाने के बाद में अगर आप एक मैनिफेस्टो यानी कॉमन मिनिमम मैनिफेस्टो अगर आप बनाते हैं, तो आज जो आपने मैनिफेस्टो किया की क्या कीमत रह गई, यानी कि उसका मूल्य क्या रह गया। तो ये सारी चीजें हैं और निश्चित रूप से मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, 10, 12, 15 वर्षों का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो तमाम राज्यों के अंदर जनता का 10 सेकंड में पूरा करता हूँ, तमाम राज्यों के अंदर अब जनता का एक जनादेश जो होता है, वो चाहे इस पार्टी को दे चाहे उस पार्टी को, पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहे, रंगड़ी और सरकार जनता ने मेरे हिसाब से देने वाला संस्कृति को बदल दिया है। ठीक है जेबा जी, अब देखिए यही चीज है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो तो इलेक्शन से पहले आता है। आप लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हम दे देंगे, सरकार हमारी आएगी तब हम दे देंगे। हाँ, पीएम फेस के लिए चलिए एक बार ये जरूर होता है कि अलायंस में बैठ करके बाद में बात किया जा सकता है, लेकिन आपकी सरकार चलाने का तरीका क्या होगा वो तो आप पहले जनता को बताएंगे। मैं शत्रुपा जी को सुन रही थी और शत्रुपा जी ने बहुत सही बात कही। जो भी एक प्रवक्ता होने के कारण पार्टी के अपने पक्षों को रखना तभी प्रवक्ता का काम होता है। वो शत्रुपा दीदी बहुत अच्छे से अपने पक्षों को रख रही हैं, लेकिन देश की हकीकत को देखे, और मैं निरंजन जी को भी सुन रही हूँ कि देश की जनता जो एकदम कोने में बैठी है वो भी समझती है। तो ये समझे कि जो मोदी शत्रुपा जी ने पहले बोला कि जो भी चुनाव में ये बोले थे उसे पूरा किया। तो 2014 में आपको भी याद होगा अभिषेक जी, 15 लाख सभी के अकाउंट में आएंगे, ये बार बार हर मंच से सबसे पहला वादा था। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिलेगा, ये वादा था। किसानों की आय दुगनी होगी, ये वादा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वादा था। तो आप देखिए ना सारे वादों का क्या हुआ। महंगाई खत्म कर दी जाएगी, ये वादा था। 5 तो सबसे पहले और सबसे प्रमुख इनके वादे थे मैनिफेस्टो में, है ना, जो हर मंच से बोला जाता था। चुनाव के बाद अमित शाह जी बोल देते हैं वो तो चुनावी जुमला था, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। देश की जनता, मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, वो लोग ऐसा सोचते थे मोदी जी आएंगे तो एकदम दुख हर लेंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर 400 है वो 150 में मिलेंगे। लेकिन आज क्या हुआ देख लीजिए। सिलेंडर का प्रज्वला योजना के तहत मोदी जी जैसे मंचों से बताते हैं सिलेंडर पहुंचाएगा, लेकिन क्या गरीब जनता वो सिलेंडर भरवा सकती है? घर में सिलेंडर गैस चूल्हा यूज कर सकते हैं, उसका कैसे उपयोग हो रहा है हमें भी पता है। सिलेंडर साइड में पड़ा हुआ है। और किसानों की क्या हाल हुई वो देश को पता है। युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा है, और चंद पूंजीपतियों के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है। बिल्कुल निरंजन जी का बोलना सही है कि देश की जनता देख रही है, समझती है, चाहे किसी कोने में बैठी हो। और ये बात उन्हें भली भांति समझना चाहिए कि नफरत फैलाकर और पोलराइज करके कीचड़ में आप कमल खिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये 2 चरण में देश की जनता समझ चुकी है। देश की जनता समझदार है और इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं। और महंगाई के खिलाफ महिलाएं तो अभिषेक जी बस एक महंगाई के खिलाफ महिलाएं वोट करेंगी और बेरोजगारी के खिलाफ युवा वोट करेंगे और किसान एमएसपी के लिए वोट करेगा और मजदूर जो है महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे। पूरा देश समझ रहा है और इन्हें जवाब मिलेगा जरूर। और इस देश की जनता ये भी देख रही है लगातार कि जब चुनाव खत्म होने के बाद इस तरह सामान के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, महंगाई बढ़ा दी जाती है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। आप मेरी बातों से सहमत है कि नहीं अभिषेक? मैंने जो भी बोले हैं अभिषेक जी, मैं फील्ड में जा रही हूँ, जनता से बात कर रही हूँ लगातार, और उस बेसिस पर बोल रही हूँ। मैं हवाई की बात नहीं कर रही हूँ।
देश मैं की जनता आपकी तक हर कौन बात से से सहमत हूँ। देखिए देखिए जेबा जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। सिर्फ राहुल गांधी पर आपके सारे मतलब दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से तो सवाल करने की हिम्मत नहीं है मीडिया को। सारे सवाल राहुल गांधी जी से किए जेबा जी, जाते हैं। बैठे बैठे सारे सवाल शत्रुपा जी से मैंने पूछ लिए और आप कहती हैं कि पूछने का। नहीं, मैं मोदी जी से बोल नहीं। रही हूँ। आपको डिबेट में नहीं, कोई क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के डेट में हम- कोई भी मीडिया वाले में या कोई भी आप एंकर बताइए कौन सा माइक सवाल लगाकर- पूछना है माइक आपने। लगाकर- जेबा जी, आपने 2014 के लिए कहा कि 15 लाख देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, रोजगार 2 करोड़ देने की बात कही थी। उसी के रिप्लाई मैं ले रहा था। आपने बोला कि 1 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। नहीं, अगर अब आप बताइए कि मैं वही जो सवाल है वही तो मैं पूछ रहा हूं। अब इसमें भी अगर मीडिया को दोष देते रहेंगे, जेबा जी, एक देखिए, आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं। एक चीज बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आप हमेशा मौका देते हैं और सवाल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके जैसे कितने पत्रकार हैं अभिषेक जी, आप बताइए। तो मैं दूसरों की क्यों सुनूं या दूसरों के बारे में क्यों? मुझे दूसरों के बारे में जिक्र ही नहीं करना। आपके जैसे कितने मैं सिंपल अपनी बात कर रहा हूं। मैं सिंपल सी चीज है, न्यूज इंडिया की बात कर रहा हूं। आप मुझे ये चीज बताइए। ये सब मुद्दे हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि अब आप और उस चीज को स्ट्रांगली क्यों नहीं रख पाए। आप ये देखिए, पीएम फेस को लेकर के एक चीज है, पीएम फेस को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो चुनाव से पहले आता है, ये आपको भी पता है। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक आपका आया नहीं, इंडिया अलायंस का। आपने अलग दे दिया है, आपने अलग दे दिया है, सपा ने अलग दे दिया है, आम आदमी पार्टी ने अलग दे दिया है। जनता किस पे भरोसा करेगी? अभिषेक जी, आपने देखा है कि कितनी परेशानियां हुई हैं लगातार जब से यह गठबंधन बना है। भाजपा ने किस तरह टॉर्चर किया है, पूरा देश देखा है। और किसको टॉर्चर किया है जेबा जी? किसको टॉर्चर? इंडिया गठबंधन के हर दल को, हर नीतीश कुमार को क्या टॉर्चर किया था? बहुत टॉर्चर किया। कैसे चले गए? जो कस्में खाते थे भाजपा में नहीं जाएंगे, वो कैसे चले गए? जेबा जी, वो तो देखिए क्लियरिटी नहीं है, लेकिन वो संयोजक बनना चाहते थे, आप लोगों ने बनाया नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार का ये बयान था कि कांग्रेस अपने चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उलझी हुई है। ममता बनर्जी आपके साथ भी हैं, साथ नहीं भी हैं, आप बताइए इसमें बीजेपी ने क्या किया? बताइए अभिषेक जी, अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा उस समय बन गई होती तो आपको लगता क्या कि वो सलाखों के पीछे नहीं होती और बंगाल पूरा खाली हो जाता? भाजपा को पूरा। तो ये आपकी मतलब क्या स्ट्रैटेजी है कि ममता बनर्जी बंगाल में अलग रहे? ये स्ट्रैटेजी है? ममता बनर्जी हाँ जी हमसे दूर कब है? जब सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी तो दीदी ने तो खुद बोला है कि हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। आपको लगता है क्या कि अगर दीदी इंडिया गठबंधन में आ जाती तो मोदी जी उन्हें छोड़ देते ऐसे ही? अच्छा, अब छोड़ दे रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाना पसंद किए पर एनडीए को सपोर्ट करना पसंद नहीं किए, इंडिया गठबंधन को। ठीक है। मैं बता रही हूँ कि शत्रुपा जी, मतलब इंडिया अलायंस में अगर आ जाती दीदी, आप तो बंगाल से ही हैं, दीदी आ जाती तो मतलब वो भी सलाखों के पीछे होती। शत्रुपा जी शायद म्यूट हैं आप। हाँ सॉरी, नहीं मैं जेबा जी का पूरा मैं सुन नहीं पाई, ऑडियो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं निरंजन जी से शुरू करती हूँ। निरंजन जी ने एकदम 100% सही कहा है कि हम जो प्रवक्ता है, हम अपना पार्टी लाइन जरूर अपना शो पे डालते हैं, लेकिन ये माने पूरा जनता का राय नहीं है। जनता का जो माने जो नीड्स है, जो मांगे हैं, वो एकमात्र बीजेपी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव माने हम जनता के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा हमारा मैनिफेस्टो साल भर बनाया जाता है। पूरा 1 साल लगता है हमारा मैनिफेस्टो बनाने के लिए, क्योंकि हम पहले से ही जनता से पूछ लेते हैं क्या चाहिए आपको, ये जो हमारा जो योजना है वो कैसे चल रहा है। ये हम कांस्टेंट एक इंटरेक्शन का प्रोसीजर बीजेपी का, ये मैं एकदम अंदरूनी बात कह रही हूँ आपको। तो बीजेपी एक गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टी के तरह हम जहां भी जाते हैं, निरंजन जी जैसे बोला है कि हम बोलते
जनसभा का बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा साल भर कार्यक्रम ऐसा होता है, हमारा हर एक लेवल का नेता जनता के पास जाता है, बोलता कम है, सुनता ज्यादा तो है। ये हमारे एकदम आप अंदरूनी अपने लिए तैयारी करती हैं, और ये ज़ेबा जी कह रही हैं कि अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनती दीदी तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता। उस समय तो मैं आ विपक्ष रही के हूँ, नेताओं को जेल में डाल देती हैं। मैं आ रही हूँ। देखिए, इंडिया अलायंस का प्रॉब्लम ये है कि एक तो मैं बहुत बार ये कह चुकी हूँ, कोई फेस भी नहीं है। एक फेस भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री पिछले आई थिंक यस्टरडे बहुत बार कह दिया कि साल भर में एक प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर दूसरे साल और एक प्राइम मिनिस्टर, आज के कहा है, लेकिन फिर भी ये सैड रियलिटी है। और इन लोगों का कोई, आप जैसे दो जनाब अभिषेक जी और निरंजन जी बार बार बोल रहे हैं कि एक कोई पॉलिसी नहीं है इनका। मैंने एक जो इश्यूज जो है वो भी अगर एड्रेस करें, आप ज़ेबा जी जितना भी मुझे सुनाई दिया, बार बार ये चीज दोहरा दोहरा रहा है कि वो सीबीआई और ईडी हमको पकड़ेगा, जेल में डालेगा, ये वो, दैट इज द ओनली इशू दे हैव। और बाकी रहा तृणमूल और कांग्रेस का, ये तो पूरा सर्कस चल रहा है अभिषेक जी। हम तो थक चुके हैं, रोज हम सुनते हैं अंदर है नहीं है, बाहर से सपोर्ट करेगा उसके साथ नहीं है, प्रदेश कांग्रेस का साथ नहीं है, दिल्ली कांग्रेस का साथ देगा लेकिन बाहर से देगा। एक चीज, दो चीज देखने वाली चीज है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी इनका प्रेसिडेंट जो है, मैं एक शो में थी, वो भी नेशनल शो था, और मल्लिकार्जुन खड़गे को पूछा गया कि बंगाल में जो संदेश खाली हुआ है, आपको ये क्या कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पता नहीं है, एकदम पता नहीं है कि क्या हुआ है संदेश खाली। He just made a very general statement। तो अगर आप नेशनल पार्टी हो, आपको लेकिन वहीं उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था कि ममता जैसे अधीर रंजन चौधरी जो भी बोलते हैं उसको लेकर के उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अधीर रंजन चौधरी, आई एम कमिंग टू द इशू हियर। अभी ये एक बहुत बड़े नेशनल फेस अगर आप हो, नेशनल पार्टी अगर आप हो, तो देश का हर एक कोने का खबर आपको रखना चाहिए, ये एकदम अनिवार्य है। और अधीर रंजन चौधरी के बारे में एकदम तुरंत उन्होंने कह दिया कि हम डिसीजन लेंगे और जो मेरा डिसीजन नहीं मानेगा वो निकल जाए। तो ये प्रदेश कांग्रेस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। और एक बात मैं कहूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे को जब ये ममता बनर्जी ने कहा कि आप हो पीएम फेस, उन्होंने तुरंत हाथ उठा के बोल दिया, भाई आगे तो जीतो, पहले तो जीतो। तो इंडिया अलायंस का ठीक है, पीएम फेस को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा। ठीक है, तो पीएम फेस अगर होता तो शायद ये लड़ाई और दिलचस्प होती शायद, लेकिन है क्या क्लियर फेस? हाँ निरंजन जी, निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, अगर प्रतिस्पर्धी अगर मजबूत होता है तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए प्रतिस्पर्धा के अंदर मजा आता है। चाहे आप किसी भी खेल के अंदर देख लीजिए, चाहे राजनीति में देख लीजिए, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभिषेक जी देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हम सौगंध या शपथ तो हम 100 खा रहे हैं, लेकिन हमने इससे पहले जो 100 शपथ खाई थी उसके अंदर कितनी पे हम सही उतरे, कितनी पे हम गलत उतरे, ये भी जितना मूल्यांकन। तो वो मूल्यांकन अब जनता कर रही है और इस बार जनता कर देगी। देखना दिलचस्प होगा कि 4 को स्थिति क्या होती है। फिलहाल सर इतना ही समय है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।